गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। हम लोग रिपोर्टरी की पढ़ाई किया करते हैं और रूब्रिक्स का सिलसिला भी चल रहा है और डिफरेंट रिपोर्टरी को भी हम लोग देख रहे हैं। तो बहुत सारे रिपोर्टरीज हैं जो कि हम लोग काम करते हैं। जो बड़े बड़े रिपोर्टरी होते हैं, सिंथेसिस, केन, ये तो जनरल वास्ट रिपोर्टरी है। लेकिन बहुत सारी रिपोर्टरी ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही सीमित होते हैं और शायद हम उनका क्लिनिकल यूटिलिटी को नहीं जानते हैं, या हम लोग सोचते हैं कि ये केंट रिपोर्टरी में या सिंथेसिस रिपोर्टरी में ही सारा चीज का नॉलेज हो जाएगा, तो हम लोग उसको यूज करते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जो कि यहाँ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वहाँ पर जाएंगे तो छोटे से रिपोर्टरी में, जैसे रीजनल रिपोर्टरी है, क्लिनिकल रिपोर्टरी है, ये सब में जाएंगे, सिनॉप्टिक की रिपोर्टरी है, तो वो सब में आपको बहुत सारे अच्छे रूब्रिक्स भी मिल सकते हैं। इसलिए रिपोर्टरी के नंबर्स को देखते रहिए और पलटते रहिए। तो इसी क्रम में हम आज आपको एक रिपोर्टरी पर आपका ध्यान ले जा रहे हैं, और वह है बेल्स का डायरिया। काफी पॉपुलर रिपोर्टरी रहा, काफी ये लोगों ने इसका यूज किया है। तो आज आइए हम लोग बेल्स रिपोर्टरी के विषय में जानने का कोशिश करते हैं। बेल्स का जो रिपोर्टरी है, इसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। बेल्स के रिपोर्टरी को हम जानने के लिए हम लोग इसके इतिहास को देखेंगे, बेल्स के फिलोसॉफी को देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर इसका यूटिलिटी क्या है और क्लिनिकल रेलिवेंस आज के समय में क्या है। सदगुरु महाराज का एक बहुत अच्छा कोटेशन है, लार्ज परसेंटेज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द माइंड, जो उसको मेंटल डायरिया कहते हैं, है ना, रनिंग कंपल्सरली ऑल द टाइम, है ना। तो जब आप बहुत सोचते रहते हो तो मेंटल डायरिया होता है। मैं मेंटल डायरिया की बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ फिजिकल डायरिया की बात भी करता हूँ, लेकिन मेंटल डायरिया को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, लोकेसिटी होता है, तो वह भी एक तो तरह का आपके आवाजों का डायरिया है। तो जब डायरिया मतलब कि आपका कंपल्सिव होगा, लगातार हो जाएगा। आज के इस मीटिंग को में हम लोग अपना एब्स्ट्रैक्ट देंगे, इंट्रोडक्शंस देंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिलोसफी एंड गाइडलाइंस, गाइडिंग प्रिंसिपल्स देंगे। फिर बेल्स डायरिया का क्या स्ट्रक्चर है, इसका यूटिलिटी क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या है, इसको देखने का कोशिश करेंगे। फिर इसके एग्जाम्पल को भी रिपोर्टरी में देंगे, क्या कुछ केसेस के माध्यम से हम लोग दिखलाएंगे। इसकी सीमाएं भी हम लोग चर्चा करेंगे और दूसरे रिपोर्टरी के साथ में इसकी तुलना करेंगे और मॉडर्न रेलिवेंस क्या है इसको देखने का कोशिश करेंगे। कहते हैं कि बच्चे डायरिया से मर रहे हैं कम उम्र में, और लेकिन बहुत सारे परिवर्तन की आवश्यकता है। इस आवश्यकता के लिए हमें अपना दृष्टिकोण बढ़ाना होगा, हम लोगों को अपना नजरिया बढ़ाना होगा, हम लोगों को डिफरेंट आउटलुक्स देखने होंगे, क्योंकि बच्चों को समझना एक बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए भी हम लोग कहते हैं, और खास करके एक्यूट केसेस में हम लोग को चाहते हैं कि जल्दी कुछ हो जाए, तो इसके यहाँ पर भी आपको बेल्स डायरिया का महत्व हो जाता है। ये बेल्स डायरिया को का टाइटल जो है होम्योपैथिक थेराप्यूटिक ऑफ डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा एंड एलाइड डिजॉर्डर्स। इसके जो ऑथर थे वो डॉक्टर बैच बैचडेलर बेल था। ये इन्होंने काफी क्लिनिकल रिपोर्टिंग किया। इसका फर्स्ट पब्लिकेशन 1869 में हुआ था, और बेल्स का डीप जो क्लिनिकल इंगेजमेंट था, खास करके डायरिया को लेकर के और बच्चों में, वो था। और दूसरे रिपोर्टरी की तरह बेल्स डायरिया का भी बहुत ही नैरो, केवल एक लूज इवैक्यूएशन कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडलिटी और रिलेटेड कॉन्कॉमिटेंट के साथ में था। और ये जल्दी से क्विक माने क्लिनिकल क्या कहते हैं एक्यूट केसेस में प्रैक्टिस करना, लेकिन एनिमेनियन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख करके ही करना इसका उद्देश्य था। इस आर्टिकल में हम लोग कंप्रहेंसिव
एनालिसिस करेंगे इस किताब का, इस रिपोर्टरी का। हम लोग इसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका क्या होगा, इसका कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे, और इसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो रिपोर्टरी का जो हम लोग में विकास हुआ है, ये इवोल्यूशन हुआ, हम लोग इसको इवोल्यूशन कर सकते हैं। और क्लिनिकल चैलेंजेस जो समय समय पर होता रहा, जो जिस विधा में और जहाँ पर जिस तरह का रोगियों का उनको अनुभव था, उसके आधार पर उन्होंने अपना अपना ये किया था। और इसी में बेल्स ने अपने डायरिया में काफी काम करने के कारण इन्होंने इस रूब्रिक्स को बनाया, इस रिपोर्टरी को बनाया। इसे क्लिनिकल रिपोर्टरी के अंदर में इसलिए रखते हैं कि डायरिया को एक क्लिनिकल मैनेजमेंट, क्लिनिकल कंडीशंस माना जाता है। और खास करके ये डायरिया डिजॉर्डर्स को मैनेज करने के लिए ये डॉक्टर बेल्स का कई एक शतकों का, दशकों का ये इनका परिणाम है। और इस रिपोर्टरी को बना करके डॉक्टर बेल्स ने एक प्रैक्टिकल गैप को भरने का कोशिश किया है, जिससे कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस की ओर आपका ध्यान जाए, उसके माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आप कर सके, आप ध्यान से उसको देख सके। और जैसे कि अगर केंट और बॉनिगेसन के रिपोर्टरी से तुलना करेंगे, तो बेल्स का डायरिया जो है तो बहुत ही छोटा होगा, क्लिनिकल एक मैंने कहते हैं फोकस्ड रिपोर्टरी के रूप में आपको नजर आएगा। लेकिन इसके अंदर में स्ट्रिक्ट हेनिमेनियन फिलोसफी का भी और क्लिनिकल रीजनिंग के साथ में इसे देने का कोशिश किया गया है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग डॉक्टर बेल्स के विषय में जान ले। डॉक्टर बेल्स का पूरा नाम था डॉक्टर जेम्स बैचलर बेल। ये इन्होंने 1838 से लेकर 1914 तक थे। 21 फरवरी 1838 में ये इन्होंने मॉन्सन में यूएसए में इन्होंने जन्म लिया। और अर्ली एजुकेशन के बाद में इन्होंने होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पेंसिल्वेनिया में 1859 में इन्होंने अपनी पढ़ाई की पूरी की। और उसके बाद में इन्होंने एडवांस्ड स्टडी किया वियना में, जहाँ की मेडिकल एजुकेशन का सबसे बड़ा ये था। और फिर वापस आने पर उन्होंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया अगस्ता मैन में, जो कि जहाँ की सिटी फिजिशियंस के रूप में उन्होंने किया काम। और फिर एग्जामिनिंग सर्जन और पेंशन एप्लीकेंट के लिए भी काम किया। और सिविल वॉर के बाद दौरान भी इन्होंने काम किया। इनका जो इंटरेस्ट था, खास करके ये पेडियाट्रिक्स केस में काफी इंटरेस्ट था। और उसमें इन्होंने डायरिया केसेस को काफी अध्ययन किया था। इस कांस्टेंट इनकाउंटर्स विद दिस कंडीशंस ने इसके कारण इनको प्रेरणा मिली कि एक सिंप्लीफाई करके एक छोटा सा रिपोर्टरी हम लोग इसको बना लें। आप लोगों को भी लगता होगा कि जिस तरह के रोगी आपको देख रहे होते हैं और उसका संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस समय भी आप लोग उसी को अपनाने का कोशिश करते हो। तो कहते हैं इसके जो बेल्स डायरिया का जो है कैसे कैसे विकास हुआ, उसको भी हम लोग देखेंगे। इसका फर्स्ट एडिशन 1869 में पब्लिश हुआ था, बोरिक एंड टेफल के द्वारा पब्लिश किया गया था। उसके बाद में 1881 में इसमें 100 पेज और बढ़ा दिया गया था, 32 दवाई और बढ़ाई गई थी। और डॉक्टर WT लेड और लिप्पे का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। थर्ड एडिशन में इसके एडिटोरियल का रिफाइनमेंट किया गया था, और क्लिनिकल इनसिग्निफिकेंट जो कि यूटिलिटी है उस दवाइयों को हटा दिया गया था। और फोर्थ एडिशन जो फाइनल एडिशन है, उसमें 141 मेडिसिन है, और ये पॉलिश्ड स्ट्रक्चर रिपोर्ट है। इसका पर्पस क्या है? इनिशियली टूल्स बट गेन पॉपुलरिटी ड्यू टू इट्स टाइम सेविंग यूटिलिटी। समय कम लगता है छोटे से समय में, खास करके एपिडेमिक के समय में, एक्यूट केसेस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बेल्स डायरिया केवल कलेक्शन ही नहीं है, बल्कि डिफाइंड फिलोसफी है।
इसमें रेनिमेनियन प्रिंसिपल लॉ ऑफ सिमिलरिटी को ध्यान में रखा गया है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स विद इन द डिजीज फ्रेम वर्क, रोग के अंदर। जैसे डायरिया का ही है, तो डायरिया का टोटलिटी आपको लेना पड़ेगा। लैट्रिन कितने बार होते हैं, टाइम, लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी के साथ में। फिर इंडिविजुअलाइजेशन भी करना जरूरी होता है, जैसे स्टूल के कैरेक्टर, टाइम, मॉडलिटीज और कॉन्कॉबिटेंट के साथ में। और इसका क्लिनिकल ओरिएंटेशन, और इसको एक ऑब्जर्वेशंस के साथ में और प्रूविंग के साथ में आप रिपीटेडली कंफर्म करके आप दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक कलेक्शन ही नहीं है, इसके अंदर में बहुत सारे इसका ये है कंप्लीटनेस ऑफ सिम्टम्स। इसके अंदर में जो है लोकेशन, सेंसेशन, मॉड्यूलिटी एंड कॉन्कॉमिटेंट को एक कंप्लीट फॉर्म में दिया गया है, जो कि एक इमेज बनाता है एक सिम्टम्स का। इसमें ओनली रेमेडीज विथ सब्सटेंशियल क्लिनिकल बैकिंग वेयर, इसमें उन्हीं दवाइयों को उन्होंने लिया है जो कि उनको क्लिनिक में देखने को मिला था। और ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम्स जो है, सो बॉनिकेशन और हेरिंग के द्वारा बेल्स ने भी टाइपोग्राफिक एम्फेसिस किया ऑन द रिलायबिलिटी। बेल्स डायरिया को दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग है थेराप्यूटिक इंडेक्स और दूसरा भाग है रिपोर्टरी। थेराप्यूटिक इंडेक्स में अल्फाबेटिकल लिस्टिंग ऑफ रेमेडीज है, उसके की नोट्स हैं और ब्रीफ इंडिकेशंस फॉर डायरिया, है ना। जैसे कि रेमेडीज आर ग्रुप 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 बनाया गया। कैरेक्टर ऑफ द स्टूल कैसा होगा, वाटरी है, ब्लडी है, फोर्टी है, ग्रीन है, ऑफेंसिव है, या और अन्य। पॉजिटिव कारण, तो फल खाने से, बियर के कारण, एसिड के कारण दांत निकल रहा उसका। मॉडलिटीज टाइम को लेकर के, सब खाने के बाद और दांत निकलने के बाद आदि। जनरल कॉन्कमिटेंट, जिसके साथ में डायरिया के साथ में प्यास, थकावट, मेंटल स्टेट को। तो कैरेक्टर ऑफ स्टूल, पॉजिटिव फैक्टर, मॉडलिटीज और जनरल कॉन्फॉर्मेटेड पर इसमें इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स में है। पार्ट 2 में ये 5 मेन चैप्टर इसके अंदर में है। एक पैथोलॉजिकल नेम से है इसमें, जैसे डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा इन्फेंटम, समर कंप्लेंट्स लेकर के। और कैरेक्टर स्टूल में है इसका बिलियस, ब्लडी, फोर्दी, म्यूकस, पेनलेस, सडन, तो इस बार में बांटा गया है। फिर आपका मॉडलिटीज है एग्रीवेशंस आफ्टर ईटिंग, ड्यूरिंग डेंटिशन, फूड, बियर, कोल्ड ड्रिंक्स, एम्बुलेशंस, वार्मथ, रेस्ट, लाइंग एब्डोमेन। accompanying symptoms में बिफोर स्टूल, ड्यूरिंग, आफ्टर स्टूल। फिर जनरल कॉन्कमिटेंट में माइंड एंड मूड लिया गया, एपिटाइट। ये सब एग्जाम्पल है, और भी उसमें मिलेगा आपको। थर्स्ट, पर्सपिरेशन, एब्डोमेन एंड स्किन सिम्टम्स। फिर ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम्स इसमें 3-4 भाग में है। बोल्ड है जिसका कि हाईएस्ट इंपॉर्टेंस है, इटैलिक्स है जिसका कि मॉडरेटली कैरेक्टरिस्टिक्स है, और रोमन में कॉमन सिम्टम्स लिया गया है, और पैरेंथेसिस में जो दिया गया है तो वह क्लिनिकली वेरीफाइड बट लेस सीक्वेंस, है ना। क्लिनिकली वेरीफाइड है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देखा गया, कम देखा गया है। इसका यूटिलिटी जो है, तो खास करके एक्यूट डिजीज में, एक्यूट डायरिया में कंडीशन में हो सकता है। इन्फेंटाइल डायरिया, कॉलरा इन्फेंटम, कॉलरा एपिडेमिक में ये टाइम सेविंग होता है, क्योंकि आपको एक ही जगह पर डोमिनेटेड रहते हैं। इसका पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा मदद करेगा आपको स्पेसिफिक कंडीशंस में, और क्रॉस रेफरेंस के लिए जनरल रिपोर्टरी के साथ में ये आपको मदद करता है। कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आर्सेनिकम, स्टूल, वाटरी, ऑफेंसिव, डार्क विथ ग्रेट प्रोपकेशन। मॉडलिटी इसका क्या होगा, स्टूल का वर्स आफ्टर मिडनाइट, आफ्टर ईटिंग, concomitant anxiety, restlessness, unquenchable thirst for small sips, and burning pains. Mercurius, stool, slimy, bloody, with tenesmus, never gets well. Modality, worse at the night or damp weather. Concomitant, बहुत पसीने होंगे, लार मुंह से गिरेगा, ऑफेंसिव ब्रेथ होगा। फिर पोडोफाइलम है, लूज होगा, प्रोफ्यूज, पेनलेस, गसिंग, प्रेशर के साथ निकल रहा, ऑफेंसिव, खास करके मॉर्निंग में।
और दांत के समय में होता है खाना खाने के बाद में कॉन्कॉमिटेंट। इसके प्रोस्टेशन है रोलिंग ऑफ द हेड इन द चिल्ड्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको रुब्रिक्स मिल जाएगा। एक केस मैं बता रहा हूँ। एक जिसको कि प्रोफ्यूज पेनलेस ऑफेंसिव डायरिया था, जो कि मॉर्निंग में ज्यादा हो जाता था। डेंटिशंस का समय था। मदर बता रही थी कि उसके सर को ये रोल कर रहा है जब प्यास लगता है। तो रिपोर्टराइज किया गया बेल्स डायरिया में, रूबिक्स ये लिए गए। स्टूल पेनलेस एग्रेवेशंस डेंटेशंस हेड जनरल में रोलिंग हेड और रेमेडी सिलेक्टेड पोडोफाइलम ये दिया गया 6 आवरली, और 24 घंटा में ये रिकवर कर गया। इसकी कुछ सीमाएं हैं। इस रिपोर्टरी की कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि कुछ नैरो स्केप है, खाली आपको डायरिया ही डिजॉर्डर है, दूसरे क्रॉनिक कंडीशंस में नहीं आता है। इसमें रेमेडी का लिमिटेशंस भी बहुत ज्यादा है। केवल 141 141 है, जहाँ की डॉक्टर केंट और बॉर्निगेसन में मेडिसिन का नंबर है। ओवर स्पेशलाइजेशन, इसमें कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड को नेग्लेक्ट किया गया है। कुछ ऐसे टर्म्स भी यूज किए गए हैं जिसका जैसे कि पैथोलॉजिकल नाम और नोसोलॉजी, जो कि आज के समय में यूज नहीं होता, मॉडर्न नोसोलॉजी से अलग है। तो इसका कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो बेल्स डायरिया और केंट का, तो इसका स्कोप क्या है? केवल डायरिया एलाइड में केंट जो है तो जनरल से। रेमेडी काउंट इसमें 141 है और केंट में 600 है। रूब्रिक्स का साइज इसमें स्मॉल और कॉन्साइज है, और केंट में बहुत ज्यादा है। क्लिनिकल ओरिएंटेशन ये बहुत हाई होता है, लेकिन ये मॉडरेट होता है। स्पीड इन एक्यूट केसेस वेरी फास्ट है, केंट में बहुत स्लो है। इसका आधुनिक समय में, आज के समय में ये सॉफ्टवेयर रडार ये सब में भी इंटीग्रेट होम्योपैथ में करने का कोशिश किया है। लेकिन पेडियाट्रिक्स और एपिडेमिक सेटिंग में डायरिया डिजॉर्डर के लिए प्रीडोमिनेट करता है, वहाँ पर यूटिलिटी है। एकेडमिक यूज में भी ये स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए भी बहुत ही यूटिलिटी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेल्स डायरिया जो है सो एक महत्वपूर्ण क्लिनिकल रिपोर्टरी के रूप में रहा है, और इसका फिलोसॉफिकल स्ट्रिक्टनेस के साथ में रहा है। और इसमें लिमिटेशंस तो है, लेकिन इसका एक्यूट कंडीशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और डिजिटाइज के रिपोर्टरी के एज में आज का भी बेल्स का डायरिया आपको काफी, आपको स्पीड के साथ में जल्दी से जल्दी दवा चुनने में मदद करेगा। तो इसके साथ में आप ये रेफरेंसेस है, कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि HIV, एड्स, TB, मिजल्स, लेकिन डायरिया उससे भी ज्यादा बच्चों में मौत देता है। इसलिए हम लोगों को डायरिया पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कहते हैं कि ब्लड इज थिकर देन वाटर एंड सो द डायरिया, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। खून जो है तो पानी से भी गहरा होता है, उसी तरह से डायरिया भी पानी से ज्यादा गहरा होता है। और इसके साथ में हम लोगों का यह सेशन समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे आपको एक नए सेशन में, नए रूब्रिक के साथ, नए रिपोर्टरी के साथ में। आप पढ़ते रहिए और अपने रिपोर्टरी का स्टोर भंडार को बढ़ाते रहिए। ये हम लोगों का बहुत ही अच्छा उपाय होगा पढ़ने के लिए। तो साथियों, हम लोगों ने देखा कि बेल्स का डायरिया जो है तो कितना महत्वपूर्ण है, और इसको पढ़ करके हम लोग काफी अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ में आज का सेशन ये समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए रूब्रिक्स के साथ में, रिपोर्टरी के साथ में, और किसी नए दिशा में। थैंक यू वेरी मच।